नूरपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास, उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बच्चे। घर भरा पूरा था, पर छोटे बेटे माजिद के जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ चली गई। सास का झुकाव हमेशा बड़े बेटे की तरफ रहा। उसे वही सही लगता था जो वकार और उसकी बीवी निगार कहते थे। निगार और वकार सास के पास बैठे हैं। अम्मा, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। सालिहा की बेटी आयशा बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता ही जा रहा है। घर का खर्च पहले से दुगना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है, ऊपर से 2 लोगों का अलग खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे अम्मा? माजिद को गए 1 साल हो गया है। सही कह रहे हो बेटा। माजिद के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम और कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेंगी। अगले दिन सुबह सुबह जुबैदा बेगम सालिहा के पास जाती हैं। आयशा फर्श पर बैठी पढ़ रही है। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें आयशा की शादी कर देनी चाहिए। अब उसकी उम्र हो रही है, और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। ये सुनते ही आयशा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? आयशा डॉक्टर बनना चाहती है, और उसके वालिद को ख्वाब था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। ख्वाब देखना आसान होता है बहू, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। माजिद अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? सालिहा की आंखें भर आई। हम बोझ नहीं है अम्मा जी। ये घर जितना वकार भाई का है उतना ही माजिद का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। वकार और निगार अंदर आते हैं। बात सीधी है सालिहा, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वहीं तुम्हारे लिए ठीक रहे। उसी वक्त आयशा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज साफ थी। बड़े बाबा, ये घर हमारा भी है। अगर अब्बा जी होते या तब भी हमें जाने को कहते आप। चलो आयशा, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहाँ रहना ठीक नहीं। सालिहा एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। आयशा अपनी किताबें सीने से लगाए हुए है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती है। आयशा एक बार मुड़कर हवेली को देखती है। अम्मा, यही तो मेरा बचपन था। यहीं अब्बा मुझे पढ़ाते थे। यहीं पर उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर तो वो होता है जहाँ अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाए तो वहाँ रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। हवेली से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। मिट्टी की दीवारें, एक टूटी खाट कोने में पड़ी है। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है। अम्मा, क्या हम यहीं रहेंगे? ये तो हवेली से बिल्कुल अलग है। हाँ आयशा, कभी कभी अल्लाह खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब कर सके। यह घर छोटा जरूर है, पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। अम्मा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो। मैं अब्बा का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। सालिहा उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू है, पर फख्र भी है। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। हमारा सहारा अल्लाह है। कोई हमें घर से निकाल सकता है, पर हमारे सपनों से नहीं। अगले दिन सालिहा हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही थी। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती है। अरे सालिहा, तू यहाँ क्या कर रही है?
اب یہیں پر رہیں گے خالہ۔ پر بات کیا ہوئی؟ کل تک تو اسی حویلی کی بہو تھی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے خالہ، اب ہمیں الگ ہی رہنا ہے، گھر بڑا ہو یا چھوٹا، جینا تو اپنے دم پر ہی پڑتا ہے۔ سچ کہوں تو تیری ساس ہمیشہ بڑے بیٹے کی طرف ہی جھکی رہی۔ ماجد کے رہتے سب ٹھیک تھا، اس کے جانے کے بعد گھر کا رنگ ہی بدل گیا۔ مجھے سب سمجھ آتا تھا آپا، پر میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ سوچا تھا اپنا گھر ہے، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اکیلی نہیں ہے صالحہ، پورا گاؤں تیرے ساتھ ہے، تو فکر نہ کر، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آم کے درخت کی ہلکی چھاؤں میں عائشہ اور اس کی سہیلی ثنا ساتھ بیٹھی تھی۔ عائشہ یاد ہے تو کہتی تھی کہ تو ڈاکٹر بن کر گاؤں میں مفت علاج کریں گی۔ ہاں، اور تو کہتی تھی میں ٹیچر بنوں گی، جو بچوں کو ڈانٹیں گی نہیں بلکہ سمجھائیں گی۔ تو پھر وہ خواب ابھی بھی ہے یا کہیں چھپا دیے؟ خواب تو ہے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے زندگی پوچھے بغیر ہی امتحان لینے لگتی ہے۔ امتحان تو انہی کا ہوتا ہے جن میں قابلیت ہوتی ہے۔ تو پڑھائی میں سب سے تیز ہے یار، اگر تو ہی ہار مانیں گی تو باقی لڑکیاں کس سے ہمت لیں گی؟ ثنا، اب آگے پڑھنا شاید میرے لیے آسان نہیں ہے، کتابیں، فیس، ان سب کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پیسوں کی کمی خوابوں کی کمی نہیں ہوتی عائشہ، راستہ مشکل ضرور ہے لیکن بند نہیں ہے، تو بس ہار مت مان۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، پہلی بار اس کے چہرے پر ڈر سے زیادہ بھروسہ تھا۔ شام کا وقت، صالحہ اور عائشہ جھوپڑی کے باہر بیٹھے تھے، تبھی پیچھے سے آواز آئی، صالحہ، ارے تو یہاں ایسے اداس کیوں بیٹھی ہے؟ زینب، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، عائشہ کی پڑھائی کیسے چلیں گی؟ فیس، کتابیں، یونیفارم، ان سب کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھ صالحہ، رونے سے بات نہیں بنے گی۔ سن، گاؤں میں جو نیا سلائی مرکز کھلا ہے، وہاں عورتوں کو کام سکھایا جا رہا ہے۔ تو پہلے سے سلائی جانتی ہے، وہاں جڑ سکتی ہے تو۔ ٹھیک ہے زینب، میں کوشش کروں گی، اگر میری محنت سے عائشہ کی پڑھائی چل سکے تو میں کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ اماں، آپ نے ہمیشہ میرے لیے سب کیا ہے، اگر آپ سلائی شروع کریں گی تو میں بھی آپ کی مدد کروں گی۔ اگلے دن صالحہ زینب کے ساتھ سلائی مرکز جانے لگی۔ عائشہ، میں زینب کے ساتھ جا رہی ہوں، تم وقت سے اسکول چلی جانا اور پڑھائی پر پورا دھیان دینا، ٹھیک ہے؟ آپ فکر مت کریں اماں، میں سب سنبھال لوں گی، اور شام کو آ کر آپ کے کام میں بھی مدد کروں گی انشاءاللہ۔ دوپہر کا وقت، صالحہ آنگن میں بیٹھی سلائی کا کام کر رہی ہے، تبھی نگار ادھر آتی دکھائی دی۔ ارے واہ، اب تو حویلی کی بہو بھی کام کرنے لگی، لگتا ہے حالات نے جلد ہی اصلی جگہ دکھا دی۔ ویسے اتنے سے کیا ہوگا صالحہ، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی ہوں گی۔ بڑی اماں، حالات چاہے جیسے بھی ہو، ہم محنت سے جینا جانتے ہیں، اتنی محنت کرنے سے اچھا ہے ایک کام کرو صالحہ، میرے گھر ہی آ جایا کرو، جھاڑو پوچھا برتن کر لیا کرنا، اچھے پیسے بھی دے دوں گی۔ شکریہ بھابھی، پر ہمیں کسی کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی کریں گے اپنی محنت سے کریں گے۔ اماں صحیح کہہ رہی ہے بڑی اماں، محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں، لیکن کسی کی مجبوری کا مذاق اڑانا اچھا نہیں ہوتا۔ ارے واہ، ابھی سے بڑی زبان چلنے لگی ہے۔ یاد رکھو لڑکی، تمہاری پڑھائی زیادہ دن نہیں چلیں گی، میری بیٹی کی پڑھائی کبھی نہیں رکیں گی، چاہے مجھے دن رات ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ نگار منہ بنا کر مڑی اور حویلی کی طرف واپس چلی گئی۔ اماں، بڑی اماں ہمیشہ ہمیں نیچا دکھانے کیوں آتی ہے؟ بیٹا، جو لوگ دوسروں کو دکھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں
वो कभी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। स्कूल की छुट्टी के बाद आयशा घर लौटी। अंदर सन्नाटा था। आयशा ने बैग एक तरफ रखा और तभी उसकी नज़र अपने अब्बा की तस्वीर पर पड़ी। अब्बा जी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो ये दिन नहीं आते। अम्मा मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आप देखना, मैं एक दिन ज़रूर कुछ बनूंगी ताकि अम्मा को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। शाम को सौलेहा थकी हुई घर लौटी। आयशा फौरन उठकर उसके पास आई। अम्मा, मुझे एक तरीका सूझा है, ऐसा काम जो मैं पढ़ाई के साथ भी कर सकती हूँ। कैसा तरीका बेटा? अम्मा, आपके पास जो पुराने कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं ना, उनसे हम कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे बैग, छोटे कालीन, टेबल मैट। लेकिन आयशा, क्या लोग ये सब खरीदेंगे? क्यों नहीं अम्मा, आजकल लोग हाथ से बनी चीजें बहुत पसंद करते हैं। बस मेहनत करनी होगी। तू सच में बहुत समझदार हो गई है आयशा। सौलेहा ने आयशा की तरफ देखा। आंखों में फख्र था। चल ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सुबह से ही झोपड़ी में हलचल थी। आयशा घर के कोने कोने से पुराने कपड़े ढूंढकर इकट्ठा कर रही थी। तभी दरवाजे पर सना आ गई। अरे तुम लोग ये सब क्या कर रही हो? हम पुराने कपड़ों से बैग, मैट और कालीन बना रहे हैं, फिर इन्हें बाजार में बेचेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तो चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। आज से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। सच में? तो चल, फिर ये कपड़े पकड़, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी है अभी। तीनों मिलकर काम में लग गई। झोपड़ी में सिलाई मशीन की आवाज गूंजने लगी। आज बाजार के कोने में आयशा, सौलेहा और सना अपना सामान लेकर खड़ी थी। अम्मा, पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। घबराओ मत बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तभी उसी रास्ते से वकार और निगार गुजर रहे थे। अरे वाह, हमारी हवेली की शहजादी तो आज बाजार में दुकान लगाकर खड़ी है। ये क्या है? पुराने कपड़ों के बैग? तुम्हें सच में लगता है ये कोई खरीदेगा? बड़े बाबा, ये फटे पुराने कपड़े नहीं हैं। हमने इन्हें मेहनत से बनाया है। हाँ, मेहनत से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती। तुम्हारा ये सामान कोई नहीं खरीदेगा, देखना। आप भी देख लीजिए बड़े बाबा, एक दिन यही सामान हमारी मेहनत की पहचान बनेगा। वकार और निगार हंसते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद एक सजी हुई औरत वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर अचानक उनके बैगों पर पड़ी और वो रुक गई। अरे, ये बैग किसने बनाया है? जी, हमने बनाया है। बाजार में तो हर जगह एक जैसे बैग मिलते हैं, लेकिन ये अलग है। मुझे ये बैग दे दूं और वो नीले वाला भी दे देना। आप सच में खरीदना चाहती है? क्यों बेटा, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन लोग तुम्हें पहचानेंगे। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। आयशा के बनाए हुए कपड़ों के बैग और कालीनों की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर के लोग भी उसका सामान खरीदने आने लगे। आयशा, कुछ दिन पहले तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे, और आज देखो, लोग खुद चलकर तुम्हारा सामान खरीदने आ रहे हैं। अम्मा, ये सब हमारी मेहनत है और आपकी हिम्मत भी। अगर उस दिन आपने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं ये सब करने की सोच भी ना पाती।
बाजार में वकार के प्लास्टिक बैग की दुकान अब तकरीबन खाली पड़ी थी। अरे चलो जल्दी, पहले आयशा के बैग के पास चलते हैं वरना खत्म हो जाएंगे। उसके कपड़ों के बैग बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत भी होते हैं और देखने में सुंदर भी होते हैं। हाँ सही कह रही हो, और प्लास्टिक के बैग से तो कहीं अच्छे होते हैं। रहीम ने यह देखा तो परेशान हो गया। शाम होते ही वो जल्दी जल्दी हवेली पहुंचा। मालिक, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पिछले कुछ दिनों से दुकान पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर ग्राहक आयशा से ही बैग खरीद रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो दुकान बंद हो जाएंगी मालिक। क्या कहा तुमने? उस लड़की की इतनी हिम्मत जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, वही अब मेरे सामने दुकान लगाकर मेरा नुकसान कर रही है। अगले दिन बाजार में वकार गुस्से में उनकी दुकान की तरफ बढ़ता हुआ आ गया। वाह, तो ये है तुम्हारी बड़ी दुकान। पुराने कपड़ों के बैग बेचकर खुद को बहुत बड़ा ताजीर समझ रही हो, मेरा नुकसान करने की कोशिश कर रही हो। बड़े भाई, हम बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का नुकसान करने का हमारा कोई इरादा नहीं। गुजारा? मेरे सामने दुकान लगाकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही हो और कह रही हो गुजारा कर रही हो। वाह भाई वो। बड़े बाबा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बस मेहनत से अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सालेहा, अपनी बेटी को समझा दो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारा यहाँ टिकना मुश्किल कर दूंगा। अरे वकार साहब, लड़की सही कह रही है, वो मेहनत से काम कर रही है, उसे क्यों रोक रहे हैं? और सच कहें तो उसके बैग सच में अच्छे हैं, इसलिए लोग खरीद रहे हैं। वकार गुस्से में मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक शाम हवेली में सन्नाटा था। आज फिर दुकान जल्दी बंद करके आ गए। क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आया? अब ग्राहक आए भी क्यों? लोग प्लास्टिक बैग छोड़कर कपड़ों के बैग खरीद रहे हैं। शायद ये सब हमारी ही गलती का नतीजा है। वकार और निगार दोनों उनकी तरफ देखने लगे। अब इन बातों से क्या फायदा अम्मा जी? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। गुरूर में आकर हमने एक मेहनती लड़की के साथ बहुत गलत किया। बाजार में आयशा की दुकान के सामने काफी भीड़ थी। सच कहूँ आयशा, तुम्हारे बैग बहुत मजबूत है। पिछले महीने जो लिया था अभी तक बिल्कुल नया जैसा है। अब तो लोग दूर दूर से तुम्हारी दुकान ढूंढते हुए आते हैं। एक वक्त था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। अल्लाह का शुक्र है। आयशा ने माँ की तरफ देखकर धीरे से कहा, अम्मा, ये सब आपकी हिम्मत और यकीन की वजह से हुआ है। जब अल्लाह किसी को खाली हाथ करता है तो ये सज़ा नहीं होती, ये एक मौका होता है। सौलेहा और आयशा को घर से निकाला गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत की, सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा, और अल्लाह ताला ने उन्हें वो दिया जो किसी ने सोचा भी ना था। तो याद रखे, मुश्किलात वहाँ आती है जहाँ हिम्मत होती है, और जो हिम्मत नहीं हारता, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता।